नाइन्थ का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसके हम सीरीज़ लेके आने वाले हैं। तो उस सीरीज़ का ये फर्स्ट लेक्चर है जहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस हर एक चीज़ सिखाया जाएगा, जो कि सिर्फ एकेडमिक को ही नहीं बल्कि हम बहुत सारे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनको भी कवर करेंगे, उनके भी पोर्शंस को कवर करेंगे और साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उसमें हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम होने वाला है इस चैप्टर का, तो इंश्योर करें कि आप सभी चीज़ें एकदम एक चीज़ आपको आ रहा है। इन केस मेरी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सजेशन ये रहता है कि आप सिर्फ वीडियो चालू करें, ये लेक्चर चालू करके आप कहीं पे बैठे ना रहें। इनफैक्ट आपको एक शीट लेकर एक नोटबुक ओपन करके प्रॉपर आप हर एक चीज़ का नोट बनाएं, है ना। अगर जो मेरी गारंटी है कि अगर आप ये कंप्लीट मैटर इन आवर सराउंडिंग के कंप्लीट सेशंस को अगर आप देख लेते हैं, नहीं सिर्फ आज के जितने जो मैं आपको और जो सब्सिक्वेंट लेक्चर हैं, जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं वो सारा आपको दूं, और अगर आप उसके प्रॉपर नोट बना लेते हैं तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका ना स्कूल पॉइंट जो स्कूल जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से एक क्वेश्चन स्किप नहीं होने वाला। क्लियर? क्योंकि हर एक चीज़ हर एक छोटी छोटी बातें प्रैक्टिकली विद डिमॉन्स्ट्रेशंस अलग अलग करके हम सीखेंगे और समझेंगे, और बहुत ईजी होने वाला है हर एक चीज़। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले चैप्टर जो है इसमें हम क्या जानने वाले हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम दो बातें करेंगे हमेशा की तरह। यहाँ पर आपको हम वेटेज बताने वाले हैं, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस बताने वाले हैं इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर्स क्या है बेटा अपना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें बहुत सारा पता होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैटर को पढ़ेंगे, फिर हमारे सराउंडिंग में जो सारी चीज़ें हैं उन सबको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, साइंस में केमिस्ट्री एक ब्रांच है। ठीक है, केमिस्ट्री इज वन ऑफ द ब्रांच। ठीक है, जहाँ पर क्लियर मैं आपको क्या, हर एक चीज़ छोटी छोटी बातें बेटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारी चीज़ें लिखूंगा नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये कौन सी ट्री है, ये साइंस की ट्री है जहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस हैं। अलग अलग ब्रांचेस बोले तो आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के ब्रांच मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर बायो के ब्रांच मिल जाएंगे। ठीक है, और फर्दर देखोगे तो और भी इसके फर्दर सब ब्रांचेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिक्स के ब्रांचेस हो जाएंगे। फिलहाल हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा केमिस्ट्री को। ठीक है, सो वी आर डीलिंग विथ केमिस्ट्री, समझो इस चीज़ को, केमिस्ट्री को डील कर रहे हैं। अब केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, जो केमिस्ट्री एक्चुअल में स्टडी ऑफ एक्सक्यूज मी, केमिस्ट्री क्या बेटा, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन है। ठीक है, चाहे वो नेचुरली एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, या आर्टिफिशियली जो डिफरेंट कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उन सभी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि उस कंपाउंड और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में फिर अब डिटेल में जाएंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिर इसके कंपोजिशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंपोजिशंस को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितना रिएक्टिव है, क्लियर, एंड मैनी मोर। ये बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में मतलब केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में ही होता है, केमिस्ट्री एक्चुअली इट डील्स विद द कोर ऑफ द सब्सटेंसेस विच इज़ केमिकली और नॉन केमिकली फॉर्म्ड। अब यूजुअली कोई चीज़ ऐसी है नहीं। ठीक है, आप चाहे लिविंग कंटेंट में भी देखो तो सेल के ऑर्गेनल्स से जो उसमें भी आपको केमिकल कंपोजिशन एकदम भरपूर मिले हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब रही बात सर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, एक अब इंपॉर्टेंस में दो आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस में दो आ जाएगा। मेरी एक बात याद रखना, अभी आप 9th में हो, मेरी एक बात याद रखना, 9th इज बेसिक ऑफ 11th। अगर आपका 9th बहुत अच्छे से नहीं हुआ है तो डेफिनेटली 11th में
ज़्यादा एफर्ट से लेने पड़ेंगे उसी पोर्शन को करने, क्योंकि ये 11th का फाउंडेशन है बेटा, आप समझ के लो, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो बहुत हद तक रिपीट। क्लियर? अब ये सोच के मत जाने तो 11th में तो पढ़ ही लेंगे, यहाँ पर क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर एक ईयर का अपना एक एकेडमिक पोर्शन होता है, अपना एक एकेडमिक क्लैरिफिकेशन होता है। आप उस कंसेप्ट को अभी समझ लीजिए ताकि 11th ईजी हो जाए, वरना 11th में आप तो जैसे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आपको 9th में एक चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में, 11th में भी है, मतलब 9 के जितने पोर्शंस हैं उससे प्लस है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे और रिसर्चर्स लेवल पे है, थोड़ा और ज़्यादा एडवांस थियरीज हैं, ठीक है। तो वहाँ पे और ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि बेसिक तो समझ में आना चाहिए, तभी तो ऊपर के फ्लोर समझ में आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो दो चीज़ें का इंपॉर्टेंस हो जाए। सर कॉम्पिटिटिव में क्या है, तो हम जो आपको करवाने वाले हैं यहाँ पर इस सेशन में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव सेशन में 2 सेशन आ जाएगा हमारे पास, B2A। पहले हम बेसिक कवर करेंगे, फिर एडवांस जाएंगे। बेसिक से एडवांस होगा। बेसिक्स में आपके कवर हो जाएंगे बेटा एकेडमिक, ये जो आपका बेसिक्स है उसमें क्या कवर हो जाएगा आपका एकेडमिक। जो क्लास 9 के आपकी स्कूल में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर वगैरह, बेसिक कंसेप्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाने वाली हैं। एडवांस में हम थोड़ा कैसा पढ़ेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी, है ना। यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, मतलब आप जो पढ़ रहे हो उस चीज़ का आप थोड़ा रियल वर्ल्ड में उसको रिलेट करके देखने वाले हो। अभी देखो CBSE ने ऐसा ही एप्लीकेशन बेस्ड पैटर्न भी लेके आ गया, ठीक है। आपको पता है CSBQ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड ही तो है। क्लियर? हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। तो चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करें, ये तो हो गया, चलो ठीक है, आप किस लेवल पे पढ़ने वाले हो। हम जो कवर करने वाले हैं दोनों ही करने वाले हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को। लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर आपको अपने क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पार्क बनना है, क्लियर, एक्स्ट्रा स्मार्ट बनना है, कोई बनने के लिए मना नहीं किया है, बस आपको क्या करना है, हर छोटी बात को नोट करना है। लगे तो जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जहाँ आप इसको पॉज कीजिए, ठीक है, रिप्ले कर सकते हो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड को, फिर उसे आप नोट कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता नहीं है या जो हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, वो सब सारी चीज़ों से आपका कंसेप्ट को बहुत बड़ा बूस्टअप मिलने वाला है। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव के शायद चाहे आप NTSC देख लो, ठीक है, और देख लो, उसके बाद आप बाबा देख लीजिए, और PART से देख लो, जितना भी साइंस, उस सब में आपको एकदम बहुत बड़ा बूस्टअप मिलने वाला है। फिलहाल अब हम आते हैं कॉम्पिटिटिव में, तो आपको मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एकेडमिक में, कॉम्पिटिटिव में ये है कि हर एक सेशन इंपॉर्टेंट होगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। एकेडमिक में हर एक सेशन के बाद एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको बता देंगे। मतलब उस सेशन से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है या आपका किस लेवल पे क्लैरिटी होना चाहिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम आपको हाईलाइट करते चलेंगे। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट, ठीक है, वो भी कवर होगा। फिलहाल आज फर्स्ट सेशन है तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, है ना, यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ ये भी कहना है कि ये जो मैटर इन आवर सराउंडिंग का जो फर्स्ट सेशन है, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत केमिस्ट्री को भी समझेंगे कि इन डिटेल में, और साथ ही साथ चैप्टर का मेन थीम भी समझेंगे कि चैप्टर क्या कहना है। क्लियर? सो यहाँ पर से अब ओके, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो मोस्ट ऑफ पोर्शन इंडिया लेवल पे, इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव बोले तो एकेडमिक, जहाँ पे सिर्फ आपके मार्कशीट बनते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव की बात करें, जो नेशनल लेवल पे और स्टेट में भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ 90-95% जो NCERT के सिलेबस, है ना, वहाँ पे वो NCERT के सिलेबस को, उसके पैटर्न को प्रेफर करते हैं। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी NCERT को अब अपने करिकुलम कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि NCERT हमारा मेन अब फाउंडेशन लेवल ऑफ सिलेबस हो जाएगा कि जहाँ से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। हालांकि NCERT को भी एक्सप्लोर करना है, बहुत डेप्थ में पढ़ना है, हर एक पॉइंट को पढ़ना है, बट NCERT एक आपको एड्रेस दे देगा कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, और उससे थोड़ा सा प्लस बोले तो फाउंडेशन लेवल का थोड़ा एडवांस वर्जन।
होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं मैटर। मैटर को सबसे पहले देखते हैं कि एंसेंट इंडियन फिलोसफर एंसेंट इंडियन फिलोसफर क्या कहते हैं। इनका मानना था, जब ये कब की बात है यार, ये बहुत पहले की बात है। कब? अराउंड 600 बीसी। भाई 600 बीसी समझ रहे हो बेटा, वैदिक पीरियड। कहाँ पे भाई? खतरनाक हो गया, ये तो वैदिक पीरियड की बात हो गई। मतलब इससे पहले कोई पीरियड था ही नहीं। वैदिक पीरियड सबसे पुराना पीरियड है, ओल्डेस्ट पीरियड है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे पीरियड आए, है ना, कॉलोनाइजेशंस वगैरह, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस वगैरह, क्लियर। तो वैदिक पीरियड सबसे ओल्डेस्ट पीरियड हो गया। अब 600 बीसी में इंडियन फिलोसफर्स ये मान रहे थे कि ये सभी चीज़ें जो है मैटर मतलब हम आपको डिटेल करने वाले हैं। उनका ये कहना मतलब कि ये जो संसार आपको दिख रहा है ना, हर एक चीज़, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, एनिमल हो, प्लांट्स हो, कुछ भी, पेंसिल हो, आपकी नोटबुक्स हो, टेक्स्ट बुक हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें जो है 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने। तो व्हाट आर दोज बेसिक एलिमेंट्स? उनका मानना था कि मैं हिंदी में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। उनका कहना था कि ये जल से बना हुआ है, देन अग्नि, ठीक है, देन पृथ्वी, ठीक है, एंड देन वायु, एंड फाइनली आकाश। ये चीजों से बनी हुई है। ये 5 चीजों से जो है दे सपोज टू से कि ये जो इंटायर यूनिवर्स है ना, जिसका हम छोटा सा पार्ट है, और ये जो पार्ट जो है इसका जो बेसिक कंपोजिशंस है, ये 5 बेसिक एलिमेंट हैं, ठीक है, जिनसे ये सारी चीजें बनी है, ठीक है। पहले के लोगों का ऐसा मानना था, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीजें उन्होंने बताया कि बहुत ही बेसिक चीज, पर ठीक है। बाद में जब मॉडर्न साइंस आया तो वो बोला कि अरे ये सारी चीजें तो हैं, ये मैटर के अलग अलग स्टेट हो सकते हैं। आप देखो अभी आगे पढ़ने वाले हैं, मैटर के अलग अलग स्टेट में हम पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस में अभी हम इस चीज को कवर करने वाले हैं। ये आपको गैसेस में कवर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको लिक्विड में कवर हो जाएगा, ये आपको सॉलिड में कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि मैटर के फिजिकली, अगर मैटर को फिजिकली क्लासिफाई किया जाए, मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकली और केमिकली होता है, तो फिजिकली क्लासिफाई किया जाएगा तो आप देखोगे कि ये जो जल है ये आपको वहां पे लिक्विड स्टेट में दिखने वाला है, मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। ये जो आपको दिखने वाला है ये आपको सॉलिड स्टेट में दिखेगा, और ये जो वायु है, ठीक है, ये आपको किस में दिखेगा बेटा? गैसेस स्टेट में, ठीक है। समझने वाली बात है, क्लियर। तो मॉडर्न केमिस्ट्री इसे कुछ ऐसे क्लासिफाई करने वाला है। बट ठीक है, ये तब की बात थी जब साइंस इतना एडवांस नहीं था, चीज़ें को हम एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक स्टडी नहीं कर सकते थे, ठीक है। बट अभी साइंस इतना एडवांस हो गया है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है, काफ़ी एडवांस्ड है, ठीक है। तो वो इन सब चीज़ों को एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर रहा है और इन चीज़ों को समझा रहा है। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कि वैदिक पीरियड में एंशिएंट इंडियन जो फिलोसफर थे, उन्होंने मैटर का उनका मानना था कि वो 5 अलग अलग बेसिक एलिमेंट बना हुआ है, जिनके नाम हमने आपको यहाँ पे दे दिए। वेल, बाद में अब हम आते हैं मैटर के एक बेसिकली जो अभी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न केमिस्ट्री, जो अभी आपके टेक्स्ट बुक में, हालांकि दोनों ही आपके टेक्स्ट बुक से किया हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से, मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से मैटर है क्या? बेसिकली मैं आपको बता दूं मैटर क्या है। मैटर इज इक्वल टू मास, ठीक है, पहले में है ना, मास और प्लस वॉल्यूम, सीधी सी बात है, मास प्लस वॉल्यूम। आप काफी इजी समझे इसको, मास, अरे सीधी सी बात है, हर वो चीज, everything that you can see through your naked eyes around yourself, everything that you can touch, everything that you can है ना, हर एक चीज मैटर हो जाएगा। मतलब मैटर नहीं है ऐसी कोई चीजें आपको सराउंडिंग में दिखेगा ही नहीं। बट ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे एक एक चीज की हम बात करते हैं। देखो जैसा कि मैंने कहा था कि B2A लेक्चर्स हैं, है ना, बेसिक टू एडवांस, तो यहाँ पे हर एक चीज का हम कंप्लीट
1 to 1 जहाँ जहाँ पे वो पॉइंट्स आएगा हम उस चीज़ का कंप्लीट पोस्टमार्टम भी करते चलेंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ का एकदम बारीकी से क्लैरिफिकेशन हो। हम मास की बात करते हैं। मास क्या है? ठीक है, सबसे पहले मास का अगर हम एक जनरल डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा? क्वांटिटी है। मास क्या है? क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी इन टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकता है। क्लियर? लेट्स मी सी, होल्ड ऑन। ठीक है, अगर ये आप देखो, ये जो अलग अलग जो वेट है, इसको अगर हम रिमूव करें तो इसकी क्वांटिटी कम होगा, और इसमें अगर हम ऐड करें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ता ही जाएगा। क्लियर? तो इट्स व्हाट? क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, सॉइल हो सकते हैं, या कोई मेटल ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, ये एक मास है। ठीक है, इसमें एक, ठीक है, इसमें चूंकि इसने कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड किया हुआ है, वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, आयरन के हो सकते हैं, कोई मेटल्स के हो सकते हैं, नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एक मास हो गया। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? कोई भी चीज किसी ने कितना स्पेस लिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम बोले तो बेटा स्पेस। क्लियर? स्पेस कवर्ड, स्पेस कवर्ड है ना। अब वो मास ने जितने स्पेस कवर्ड किए, अब स्पेस की बात आए तो स्पेस किसकी बात करता है? 3D की, है ना, क्योंकि 2D प्लेन होता है ना, 1D जो होता है एक लाइन होता है। तो आप इस चीज को समझिए। तो बेसिकली एक बात तो समझ में आ गया, मैटर का एक छोटा सा डेफिनेशन समझ में आ गया। एनीथिंग, व्हाटएवर, कुछ भी जो आप अभी सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, व्हाटएवर यू आर सराउंडेड विथ, जो भी चीज़ों को आप देख रहे हो, वो हर एक चीज़ मैटर है, बिकॉज यू आर एबल टू सी थ्रू योर नेकेड आइज। तो समझना पड़ेगा कि मैटर क्या है। यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम को सर कैसे समझेंगे? मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ बेटा। यहाँ पे देखो, क्लियर? देखो यहाँ पे वॉल्यूम को कैसे समझा जाएगा? बड़ा इजी है। हमने कुछ इस ग्लास बीकर में, ठीक है, हमने कुछ अमाउंट ऑफ पानी लिया हुआ है। ठीक है, ये एक मास है, ये जैसे ही जाएगा तो पानी का जो लेयर है ऊपर जाएगा। क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी के अंदर का कुछ स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जो मास है ये ऑक्यूपाई करेगा। तो अब ये कहेंगे क्या, ये देखो, अगर मैं इसको अगर ये जानना चाहूँ कि इसने कितना मास, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, सो लेट मी सी हियर वी आर। पहले हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है, पहले ये हो गया। ठीक है, आपको पता है ये हाइट मिल गया। ठीक है, ये एरिया, सो एरिया बोले तो बॉटम पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया हाइट पाई आर स्क्वायर। एच इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आप पढ़ चुके हैं। तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और चूंकि नीचे जो है वो आपका सर्कल है और ऊपर ये हाइट पाई आर स्क्वायर एच, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ठीक है, जब हम इसमें एक मास को डिप करते हैं, वो मास कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। अगर मुझे ये जानना है कि इसका कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है। सपोज कि एज सुन एज यू एंटर्ड इनटू योर रूम, जैसे आप अपने रूम में एंटर किए, उतना एयर जो है आपके रूम से बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि आपने एयर को रिप्लेस किया। क्लियर? आप जब रूम में नहीं रहते हो तो उतनी सी जगह एयर ले लेता है। जैसे आप रूम में एंटर करते हो तो उतना से एयर बाहर। एग्जैक्टली अगर मैं इस पानी को यहां तक फिल कर देता, पूरा एकदम नेक पॉइंट तक फिल होता, तो अगर हम इस मास को डिप करते तो वो ओवरफ्लो हो जाता। फिर उस ओवरफ्लो जगह कलेक्ट करते और फिर उसको मेजर कर लेते। वो ये बता देता कि इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, क्योंकि उतना ही वाटर बाहर निकलता। लेकिन हमने इंटेंशनली, नोइंगली हमने इतना ही पानी लिया ताकि ओवरफ्लो ना हो। क्लियर? ऐसा करने के लिए हमने इस मास को इसमें डिप किया, ये जानने के लिए कि इस रूम का कितना स्पेस लेता है, ये इसका वॉल्यूम कितना है, ये जानने के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आर्किमिडीज याद आ रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, तो हम जब इसे डिप करेंगे, तो इसका एक लेयर ऊपर तक आएगा। ठीक है, ये जो इंक्रीज्ड लेयर है, ठीक है, आप अच्छे से देखो, ये एक नया एच दे रहा है। ये क्या दे रहा है? एक नया एच दे रहा है। देखो एरिया अभी भी वही है, एक तो इतना सा जो एच है, ये जो इतना सा जो एच है, अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई करूं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस मास। यही है इसका मतलब है। इसका क्या मतलब हो गया कि इस मेटल वेट है ना, वेट ब्लॉक ने जितना इस पानी के अंदर स्पेस लिया, ठीक है, उतना ही पानी का राइज हुआ, द हाइट ऑफ द वाटर, ठीक है, उतना ही राइज हुआ। दैट अमाउंट ऑफ वाटर,
ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जितना भी रेज हुआ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डेप्थ, ठीक है, यही है स्पेस। तो आई होप सो आपको थोड़ा ये डेमोन्स्ट्रेट समझ में आया होगा। तो यहां पर से चीजें होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वेल, तो यहां पर से एक छोटा सा डेफिनेशन क्या बन जाएगा, एनीथिंग। क्या हो जाएगा बेटा, एनीथिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिख दिया ओपनली, एनीथिंग। लेकिन इसके पीछे कंडीशन लिखना पड़ेगा। एनीथिंग, हर वो चीज विच हैज, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, बस। और आप देखिए, और आप देखो बेटा, सिर्फ दो ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मास एंड स्पेस। इन्हीं चीजों को मैंने यहां पे शॉर्ट में लिख दिया। और एक फंडामेंटली बताऊं क्या, सच तो ये है कि जिस भी किसी भी चीज में मास है, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इस यूनिवर्स में कि जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो, ठीक है, कुछ ना कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई ना करे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा। समझ में आया क्या? तो आप एकदम ओपनली कह सकते हो एनीथिंग विच हैज मास, ठीक है, डेफिनेटली इट विल ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। और मोर फंडामेंटली आप इसको क्या कहते हैं, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज अ मैटर, ठीक है। अब वो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, व्हाटएवर, व्हिचएवर स्टेट्स ऑफ मैटर इज देयर, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। आप इस चीज को समझो, होप सो। अब यहां पे क्वेश्चन आया कि सर एग्जांपल में, तो क्वेश्चन है, चलो मैं एग्जांपल में लिख रहा हूं एयर। क्या एयर एक मैटर है? ऑफ कोर्स है। क्लियर? कैसे है मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारे पास एक डिफ्लेटेड बलून है, ठीक है, और एक यहाँ पे समझो, और इसमें जो एयर फील्ड है, क्या लगता है आपको? ये सिर्फ एक बलून है, इसमें बलून विथ एयर है। तो सबसे पहले मास की बात कर लेते हैं। क्या इसमें इसका मास जो है, ठीक है, ये जो, ठीक है, जो बलून जो है जिसमें एयर फील्ड है, इसका मास ज़्यादा होगा आपके हिसाब से या फिर इसका मास? ऑफ कोर्स ये दोनों ही एग्जैक्टली सेम कंपोजिशन से है, सेम मास है। समझ में आया क्या? लेकिन इसमें मास ऑफ एयर एडेड है। अगर आप एक बीम बैलेंस लो, ठीक है, और एक तरफ आप इस बलून को टाई करो, दूसरी तरफ सेम डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर, आप इस तरह मेजर कीजिए। अगर बैलेंस्ड बीम देखा जाए तो आप देखोगे ये बीम जो है आपको इस तरह से टिल्ट हो जाएगा। वाई सो? वाई बिकॉज इट हैज मोर मास। वाई? ड्यू टू द एयर फील्ड इन इट। क्लियर? अब जाहिर सी बात है, ये नेचुरल है। घरों में जो सीएनजी आता है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो जो फिल्ड सिलेंडर, जो न्यू रिफिल आता है, उसका मास, उसको आप उठा के देखो, उसका वेट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो आपका वैकेंट जो एम्प्टी सिलेंडर्स हैं, ठीक है। वो तो एक बात तो समझ में आता है कि एयर के भी मास होते हैं। और आपको जब पता ही चल गया एयर के मास होते हैं और उसने इस बलून का इतना स्पेस लेके रखा है, तो बताओ एयर क्या हो गया? एक मैटर हो गया। क्लियर? वाई? बिकॉज इट हैज सर्टेन मास एंड इट ऑक्यूपाई। बस ये इधर उधर ना चला जाए, क्योंकि इसके वॉल्यूम फिक्स नहीं होते हैं एयर के, तो इसको एक फिक्स्ड वॉल्यूम में हमने पैक कर दिया, वरना ही निकल जाएंगे, क्योंकि इसका शेप फिक्स नहीं है लाइक सॉलिड, ठीक है। तो हमने इसको एक क्लोज कंटेनर में रख लिया ताकि एस्केप ना कर जाए, ठीक है। तो बस आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए हमने ये कहा कि एयर भी एक मैटर है। क्लियर? समझना पड़ेगा बेटा, छोटी छोटी बातें समझना पड़ेगा। एयर, ठीक है, ओके। वुडन ब्लॉक, ऑफ कोर्स वुडन ब्लॉक भी क्या है? एक मैटर है, ठीक है, ओके। लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग्स देख लीजिए, कुछ भी लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स, क्लियर? चीजें क्या है? इसमें आ जाएंगे। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्शनली आ जाएंगे। ये आ जाएगा थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप समझ लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। क्या चीज़ें हैं जो नॉन मैटर में आ जाएगा, है ना? मतलब जो मैटर है ही नहीं, जो मैटर है ही नहीं। जैसे जैसे क्या देंगे? इमोशंस। क्या दे देंगे बेटा? इमोशंस। अब इमोशंस में आ जाएगा लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, एंग्रीनेस, ठीक है, हंग्रीनेस। अब यहाँ पे आप देख लो, सपोज कि आज मैं मेरा जो
जो वज़न है वो 60 किलोग्राम है। कल होके मैं बहुत खुश हो जाता हूँ तो क्या वो 55 हो जाएगा? कल और परसों जो है मैं इससे ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगा तो क्या 70 केजी का हो जाऊंगा? नहीं। हमारे ये जो एंगर इश्यूज हैं मोर और लेस, इसका मास से कोई लेना देना नहीं है। आया क्या समझ में? चलो दूसरा लेते हैं। आज मैं बहुत सैड हूँ, ठीक है, तो इसका क्या बहुत सैड हूँ तो क्या इसका क्या मतलब है कि मेरा दिमाग बड़ा हो जाएगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला है? सो नहीं, ऐसा नहीं है। सो इमोशंस जो हैं वो आपको नॉन मैटर्स में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ और क्या लेते हैं? लाइट, ठीक है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये सभी किस में आ जाएंगे बेटा? नॉन मैटर्स में आ जाएंगे। होप सो आपको चीज़ें यहाँ पर से क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटीज वगैरह जो हो जाएंगे ये सभी क्या हो जाएगा? आपको नॉन मैटर्स में हो जाएंगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, मज़ा आ रहा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आप देखते हैं। यहाँ पे देखो, अभी तक हमने जो भी सीखा है उसका छोटा सा असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेक्चर असेसमेंट, ठीक है। एक छोटी सी बात है, जितना हमने सीखा है उसको थोड़ा हम लेक्चर 1 का ये असेसमेंट रहेगा। हर लेक्चर के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस पूछने पाएंगे, सिर्फ आपके क्लैरिफिकेशन के लिए कि आपको कितना समझ में आया इस लेक्चर के बाद। उसके बाद सेकंड लेक्चर के भी ये पैटर्न रहेंगे। लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक जो बताया गया था वो क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो कम टू द फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहली बार हम आते क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे वो आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हर एक सेशन में, हर एक कोई असेसमेंट में आपको एक छोटा सा नोट मिलेगा, स्टिकी नोट टाइप का मिलेगा। क्या है, क्या लिखा हुआ? अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हो, क्वेश्चन को समझ जाते हो, ठीक है, तो आधा क्वेश्चन तो उधर ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। रिमेनिंग तो बस हम अपने कंसेप्चुअल को थोड़ा सा ब्रीज की तरह यूज करते हैं। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर? इनमें से कौन सा? एयर, अभी आपको बताया मैंने, ठीक है। लाइट, ओके, वाटर और स्टोन। होप सो मोस्ट ऑफ आर इन द फेवर ऑफ सेइंग लाइट इज नॉट अ मैटर। चलो वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द बेसिक फंडामेंटल्स, ठीक है, द टू इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर। मैंने कहा था ना बेटा, मैं बहुत सारी चीजें लिखता नहीं हूं, बट ध्यान में रखो कि आप इतना ही स्पीड इस लेक्चर का इंक्रीज कर रहे हो जो आप 1.5x में देख रहे हो या 1.25x में देख रहे हो या 2x में देख रहे हो। इतना बस ध्यान रखो कि जो हम आप तक बता रहे हैं वो आप चीज़ क्लियरली समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैंने आपको कहा था अभी लेक्चर के सेशन में कि मैटर को फिर फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड और गैस आ जाएंगे। हालांकि दो स्टेट और भी हैं एनर्जी बेसिस पे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। बट केमिकल कंपोजिशन पे क्लासिफाई किया जाए तो उसमें आपको और इम्प्योर, फिर प्योर एलिमेंट्स, कंपाउंड, इम्प्योर में आ जाएंगे, मिक्सचर, फिर मिक्सचर में होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, क्लियर, और मैनी मोर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि दो एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यहाँ पे, तो हर एक बातों को ध्यान में रखना। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपको मैटर को डिफाइन करना है, अगर आपको मैटर को डिफाइन करना है तो क्या जरूरी, क्या है इसेंशियल, है ना। मैंने आपको कहा क्या जरूरी, आपने तो देख लिया है, हमने आपको तो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? अरे मास एंड वेट, मास एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड वेट, डेंसिटी एंड, वाओ, हियर इज द करेक्ट आंसर, मास एंड वॉल्यूम। वेल, वेरी गुड। नाउ चलो यहाँ पे कुछ रिकॉल करते हैं। क्या था बेटा मास? मास इज व्हाट? जल्दी बता दो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कुछ भी कितना है, कुछ भी कितना है, दैट इज व्हाट, है ना, मास। और मास जो है बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या बेटा? एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, बता सकते हो, 5 kg है, 10 kg है, 20 kg है, इट्स ए फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्लियर। कोई भी चीज कितना है, दैट इज व्हाट, कितना, हाउ मच, दैट इज द एविडेंस ऑफ बीइंग ए नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नाउ वॉल्यूम क्या होता है ना, स्पेस। स्पेस कुछ याद आया? 3D, कितना इसने कवर करके रखा है, स्पेस 3D, ठीक है, कितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई करके रखा। अगेन 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 ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि आप वॉल्यूम में मेजर करने वाले हो, ठीक है, लीटर में मेजर करते, ये मीटर क्यूब में मेजर करते हो, लीटर में मेजर करते हो,
साथ ही साथ अलग अलग डायमेंशंस के वॉल्यूम मेजर करते हो, जैसे 4/3 πr³ आप स्फीयर के वॉल्यूम देख लो। अभी अभी मैंने आपको सिलेंडर का बताया πr² इंटू एच, ठीक है। सो वॉल्यूम अगेन फिर से मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ, चूंकि यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी में, आपको मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है पहले भी। यहाँ पे क्या होगा बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, हर वो क्वांटिटी जिसमें दो बात हो। क्या दो बात हो, एक तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो, और दूसरा 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 उसका कुछ ना कुछ यूनिट हो, तभी वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है। सर एक एग्जांपल दो, मास बेटा 4 किलोग्राम, 4 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, 4 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम। सो अगेन तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, 4 किलोग्राम, वेयर 4 इज व्हाट, वेयर 4 इज व्हाट, इट्स मैग्नीट्यूड, एंड किलोग्राम इज व्हाट, इट्स ए यूनिट। इसी तरह 4 मीटर, इसी तरह 4 लीटर, 4 लीटर की बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी में, स्पेस जैसा है 4 लीटर, तो 4 क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड, एंड लीटर इज व्हाट, यूनिट ऑफ स्पेस, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। क्लियर, होप से यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है। चलो कम टू द नेक्स्ट, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर। पहले के जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया, ये समझना अपने को, ठीक है। एयर था, स्काई, स्पेस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात ही नहीं की, ठीक है। फिर भी क्योंकि उस वक्त उतना ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी के लिए चीज़ें सराउंडिंग में अवेलेबल नहीं था, या उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अप्रोच्ड नहीं थी उस टाइम में, ठीक है। अर्थ, फायर, मेटल्स, अगेन मेटल्स आ गया तो हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, द मोस्ट है ना अप्रोप्रिएट वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी वर्ड आ गया है, तो एनर्जी, क्लियर। यहाँ पे क्या क्या आ गया बेटा, एक तो आ गया आपको लाइट आ गया, ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया, और एनर्जी आ गया, ये नहीं चलेगा। हीट भी आ चुका है, तो आप देखोगे बहुत सारे यहाँ पे, बाकी ये दोनों है, अर्थ भी होगा और वाटर भी होगा, यहाँ पे एयर भी होगा, स्काई भी होगा, और हमने ये कहा था आकाश, तो स्पेस भी आ जाएगा, बट एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं थे, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं थे। अर्थ हाँ है, फायर ओके, मेटल्स नहीं है, क्लियर, गैसेस ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ एयर, और लिक्विड भी है। तो आप, मैंने जिसको ऐसा, ठीक है, कुछ क्लाउड वेव्स दिए हैं, तो आप ये समझ लो ये सब एंशिएंट इंडियन फिलोसफर ने बताया ही नहीं था, उन्होंने जो बताया वो ये सिर्फ 5 थे। चलो वेल ओके, विच एंशिएंट सिविलाइजेशन हैड ओके क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर सिमिलर टू दैट ऑफ द इंडियंस। अच्छा, ये एक चीज रह गया है, आप इस चीज को अच्छे से समझिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी है और कहीं कहीं पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप देखोगे बहुत पुराने क्वेश्चन बैंक में है, एनएसटीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि किस इंडियन फिलोसफर्स का मानना था कि जो इंडियन फिलोसफर में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इंडियन फिलोसफर की बात करो तो ये इस चीज़ पे बिलीव रखते थे, पंच महाभूतास, महाभूतास। इनका कहने मतलब था कि इस यहाँ पे ये जो पूरे अर्थ है, ये जो ग्लोबल, जो आपको ग्लोबली चीज़ों को जो आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें पंच मतलब 5, जिसके 5 बेसिक आधार हैं, है ना। भूतास मतलब क्या हो गया, बेसिक बीम्स और आधार, ठीक है। महा मतलब कि 5 ऐसी फंडामेंटल चीज़ें जिसपे, तो वो 5 चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा इंडियन। लेकिन ऐसा सिर्फ इंडियन फिलोसफर ही सोचते थे या समझते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ग्लोबली कुछ और भी नेशन था, ठीक है, जहाँ पे वो इंडियन फिलोसफर जैसा ही सिमिलर माइंडसेट था, वो भी मैटर्स को कुछ इसी तरीके से डिफाइन करते थे। तो वो कौन थे, वो हमें देखना पड़ेगा। क्या रोमन्स? नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। चाइनीज, ग्रीक्स और इजिप्टियन, यस, इजिप्टियन जो थे आप देखोगे उनका भी ऐसा ही कुछ सिमिलर अप्रोच था मैटर को क्लासिफाई करने का, वो भी स्ट्रांगली बिलीव करते, मतलब उनके भी बहुत सारे आप देखोगे जो पहले के है, जो रिकॉर्ड्स में देख पाएंगे हम लोग, कि उनका भी मानना यह था कि ये जो जितने भी सब्सटेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो है 5 अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी है। वो दोज 5 एलिमेंट्स आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो ऐसा इजिप्टियंस का भी मानना था, ठीक है, बट इसके बारे में बहुत डिटेल्स नहीं है, बट इट्स ओके, हम मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, बट ठीक है। बट ये पता होना चाहिए कि इंडियन फिलोसफर ही क्या ऐसा सोचते थे
हाँ, क्या और भी इजिप्टियन फिलोसफर्स हुआ करते थे उस टाइम, क्या उनका भी सेम माइंडसेट था? हाँ, वो भी ऐसा ही सोचते थे। क्लियर? वेल, कम टू द लास्ट, मॉडर्न साइंस, ओके, मॉडर्न साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर बेस्ड ऑन, ये मैंने अभी अभी बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आपको वेरी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, एंड व्हाई सो, अभी अभी मैंने रिपीट किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा आ जाएगा बेटा? सॉलिड आ जाते हैं आपको, ठीक है, लिक्विड आ जाते हैं, है ना, और ब्रॉडली बोलोगे तो गैसेस आ जाएंगे। लेकिन एनर्जी की बात करें, एनर्जी लेवल पे बात करोगे तो मैटर को फिर और भी दो स्टेट में क्लासिफाई किया। क्या वो कौन कौन सा था? जल्दी बता दो। हाँ, कितनी बार रिपीट किया है, कितनी बार रिपीट किया है बेटा मैंने? बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द मैटर, ठीक है। और केमिकल, केमिकल की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन पे क्या आ जाएंगे आपको बेटा? फिर इसमें दो आ जाएंगे, एक हो जाएगा आपको प्योर, दूसरे हो जाएंगे आपको इम्प्योर, ठीक है। अब प्योर में फिर आप आगे जाओगे तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी आगे जाके हमें देखना है, इसमें आपको पढ़ना है एलिमेंट्स, ठीक है। फिर एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे आपको कंपाउंड्स, फिर कंपाउंड्स में आप पढ़ने वाले हो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिर इम्प्योर में आपको आ जाते हैं बेटा मिक्सचर। मिक्सचर में फिर आप पढ़ोगे कि मिक्सचर यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। बस चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके मैटर को क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो दो तरीके से उनका क्लासिफाई किया गया। एक तो फिजिकली, फिजिकली का पहले मीनिंग समझ लो। फिजिकली मतलब हर वो चीज़ जिसको आप अपने अराउंड जिस भी अलग अलग स्टेट में देखते हो। आप मेरे को बताइए, इस रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपको आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें दिख रही हैं वो तीन ही स्टेट हो सकता है, ठीक है। या तो वो सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड स्टेट में दिखेगा, या तो वो लिक्विड स्टेट में दिखेगा, या तो वो गैसेस स्टेट में दिखेगा। आपको कभी प्लाज्मा स्टेट में नहीं दिखेगा चीज़ें, ठीक है। प्लाज्मा के फॉर्म में सिर्फ लाइट दिखता है, ठीक है। वो जो लाइट जो हम लोग यूज़ करते हैं जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब वगैरह, ठीक है, ये नेक्स्ट लेवल की बात होगी। बट तीन जो है मेन स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको दिखने वाला है। और जो बीईसी की बात करें, बोस आइंस्टीन करने से, वो तो एकदम लो लेवल की एनर्जी है, बहुत लो लेवल की बोले तो नेगेटिव्स में एनर्जी होता है वहाँ पर, ठीक है। वेल, अब आते हैं प्योर और केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन में क्या बता रहा है? केमिकल कंपोजिशन की कोई भी मैटर किस चीज से बना है? क्लियर? किस चीज से बना है? कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो फिजिकली का मतलब कि जैसे आप उसको सेंस कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सेंस नहीं कर सकते, क्लियर। यहाँ पे आप सपोज के इफ यू क्लोज योर आईज एंड यू आर टचिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नाउ यू हैव टू डिफाइन कि ये वाला ऑब्जेक्ट ए जो है वो किस सब्सटेंसेस का बना हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो है यू कैन नॉट से, ठीक है। बट with the sense of touch you can say okay it is a solid, it is a liquid. But so sense of touch only defines the physical properties of the matter, but sense of touch cannot define itself that what substance it is made up of, ये किस किस चीज़ों से मिलकर बना है वो आप नहीं कर सकते। तो ये दो अलग अलग कैटेगराइज में, मतलब दो अलग अलग बेसिस में हम मैटर को फर्दर क्लासिफाई करके नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। होप सो यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जब तक के लिए ये सारी चीज़ें मस्त नोट बनाओ, ठीक है, उसको रिवाइज करो। हम आएंगे आपको सेकेंड सेशन लेने के बाद। सेकेंड सेशन के साथ वो भी इतना ही एनर्जेटिक होगा, इतना ही ऐसे ऐसे छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन इतने ही क्लैरिटी के साथ आएगा। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।